नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। शुक्रवार को सुबह 9 बजे पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। किस मुद्दे पर देश को संबोधित करेंगे, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। पीएम ने ऐलान किया कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेंगे। वो तीनों कानून जिन्हें सरकार आजादी के बाद का बहुत बड़ा रिफॉर्म बता रही थी। मोदी के ऐलान के बाद सवाल किया जा रहा है कि अपने कड़े फैसलों के लिए जानी जाने वाली मोदी सरकार कृषि कानूनों पर अपने कदम पीछे क्यों हटा लिए। पिछले 1 साल का समय हो चुका किसान आंदोलन को। किसानों से जनवरी के बाद से सरकार की बातचीत बंद थी और यह उम्मीद भी नहीं थी कि बातचीत होगी कि नहीं। लेकिन पिछले महीने हुए कुछ राज्यों के उपचुनाव के परिणाम बीजेपी की अपेक्षा के अनुकूल नहीं रहे और आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पीएम का एक बड़ा ऐलान कई बड़े सवालों को जन्म दे रहा है। पंजाब की सियासी हलचल पर सभी का ध्यान है, तो वह यूपी को बीजेपी अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहती। उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा पर भी सभी राजनीतिक दलों के निगाहें हैं। तो ऐसे में पीएम के इस ऐलान को लेकर कुछ सवाल जन्म ले रहे हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल चल रहे हैं कि आखिरकार 1 साल का इंतजार क्यों करना पड़ा और इसके बाद यह निर्णय लेना, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। उसके लिए कुछ सवाल हैं, वो आपको दिखाते हैं। एक एक सवाल पर बात करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ेंगे, मोदी का क्या ये मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा भी लोग पूछ रहे हैं, और क्या ये बीजेपी का चुनावी स्ट्रोक है, ये भी एक बड़ा सवाल है। विपक्ष क्या मुद्दा विहीन हो गया है इस ऐलान के बाद, और चौथा सवाल यह कि राजनीतिक समीकरण बदलेंगे क्या, इस ऐलान के बाद कुछ बदल सकता है क्या। इन सवालों पर चर्चा करना जरूरी है। और इन सवालों के साथ साथ अगर हमारे जो इस वक्त दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, देखिए आपको जानकारी दें कि ये आपका अपना मंच है और सवाल आपका जो कार्यक्रम हम लेकर आते हैं उसके पीछे हमारा मकसद यही है कि आम जन को जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहा है उसको बातचीत का सवाल करने का मौका मिले, और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे वो बातचीत करके अपने सवालों के उत्तर प्राप्त कर सकता है, उत्तर पा सकता है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करके आप भी अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। और अगर इस प्रकार का कोई मंच मिलता है तो फिर किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी बात को एक बड़ी जन समूह तक, एक बड़ी आबादी तक पहुंचाने का एक मौका होता है। तो ये नंबर आपके लिए हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन पर भी आप कॉल करके अपनी बात रखेंगे और हम भी हमारे खास मेहमानों के साथ बातचीत करेंगे। मेहमानों का पैनल जो मेरे साथ जुड़ेगा उनसे हम बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इन सवालों को लेकर क्या लगता है। और ये बड़ा फैसला है, इसको लेकर इतनी ज्यादा बहुत उम्मीदें नहीं थी कि बहुत जल्द ये निर्णय आ जाएगा। मेरे साथ केपी मलिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। और महेंद्र यादव हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। यादव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मैं पहले मलिक साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि ये एक बड़ा ऐलान, जैसा कि हम सब जानते हैं, हुआ और इसकी शायद बहुत जल्द इतनी उम्मीदें नहीं थी कि ऐसा होगा, पर कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा होगा। पर ये घोषणा करना, ये ऐलान करना कि इन कानूनों को वापस लेंगे, मास्टर स्ट्रोक कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग राजनीतिक दांव पेच कर रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या मानना है? राजनीतिक तौर पर बड़ा स्ट्रोक था, या फिर एक तीर से कई निशाने साधना था, या फिर सरकार के सामने इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा था? देखिए शमशेर जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से सुबह प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर ये घोषणा कर दी कि हम तीनों कृषि बिल वापस लेते हैं और हम जनता को समझाने में नाकामयाब रहे हैं, किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे हैं, और उन्होंने कह दिया है ये बिल संसद में पास हो चुके हैं, ये कानून बन चुके हैं, ये खाली प्रधानमंत्री के कहने से वापस नहीं होंगे। इसकी एक प्रक्रिया होती है, आप भी जानते हैं। पार्लियामेंट से इनको पास कराना होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएंगे, फिर नोटिफिकेशन होगा, ये लंबी प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री की बात अगर आपको याद हो, प्रधानमंत्री ने एमएसपी पे भी कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी,
तो किसानों ने उनकी बातों पे विश्वास नहीं किया था। आज भी किसान प्रधानमंत्री की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। एक भी किसान दिल्ली से वापस नहीं लौटा है। अगर इससे तो मैं उल्टा ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री की जो साख है कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने एकाएक ये फैसला किया है, यहाँ पे बहुत अच्छा होता कि प्रधानमंत्री किसानों से बात करते, एक दौर की दो दौर की बात करते और उसमें कुछ जो है सहमतियां बनती दोनों तरफ से, और सहमति बनने के बाद में ये फैसला लिया जाता, ये घोषणा होती तो बहुत अच्छा होता। अभी जो है किसान विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि ये बात सच है कि नहीं है। तो हो सकता है कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर मोदी जी चुनाव के बाद ये कह दें कि ये तो एक जुमला था तो फिर कैसे होगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, जब तक ये नहीं हो जाती मुझे नहीं लगता कि किसान इसको मानेंगे, और ये चुनाव में बहुत ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, मुझे नहीं लगता जी। शमशेर जी, मैं दूसरी तरीके से भी इस चीज को देखता हूं कि आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, प्रधानमंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य भारत का है और किसी भी सत्ताधारी दल के लिए सपना होता है कि उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार हो। इसके बाद प्रधानमंत्री जी को दूसरे महत्वपूर्ण राज्य पंजाब में जाना है और पंजाब में जाने के लिए ही इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। कम से कम अब प्रधानमंत्री जी पंजाब जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। अगर वो बिलों को बिना वापस लिए प्रधानमंत्री पंजाब जाते तो हो सकता था कि प्रधानमंत्री का भी वहां बड़े तौर पे विरोध होता और वो उसका जो है अच्छा संदेश पूरे भारत में या जो चुनावी राज्य हैं उनमें जाता। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया है, मुझे ऐसा लगता है शमशेर जी। ठीक है मलिक साहब, एक दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, रणवीर सिंह है रोहतक से। रणवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। रणवीर जी स्वागत है, बोलिए। चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही रणवीर सिंह जी, दोबारा आप जुड़े। महेंद्र यादव जी आपसे बात करेंगे। मास्टर स्ट्रोक मलिक साहब कह रहे हैं कि पंजाब के लिहाज से है, और एक बात और भी कह रहे हैं कि अभी किसानों को यकीन नहीं हो रहा है कि जब तक पूरी तरीके से इन कानूनों को एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो है रद्द नहीं कर दिया जाता, वापस नहीं ले लिया जाता, तो अब इसमें कहाँ शंका रह गई है जिसको लेकर किसानों को अभी भी डर बना हुआ है। और दूसरा ये कि इसको लेकर भी हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मसला था इन चुनाव में, खासकर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। क्या अब इसके अलावा कोई बड़ा ऐसा राजनीतिक मसला, मुद्दा विपक्ष के पास है जिस पर हम बात कर सकते हैं? देखिए शमशेर जी, मलिक साहब ने जो कहा वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही कहा है। आपने जो लास्ट में बात की उससे अगर शुरू करें तो मसला तो ये कृषि कानूनों का रहेगा, क्योंकि इसको कोई ऐसा नहीं है कि कोई कानून पारित हुआ उसके बाद ने विरोध किया और विरोध देखा तो उन्होंने वापस ले लिया हो। बहुत लंबा समय लगा। प्रधानमंत्री ने अभी जो घोषणा ही की है, ये बात सही है कि कानून अभी वापस नहीं हुआ है, उसकी पूरी प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। पर फिर भी अगर कुछ देर के लिए मान लें कि इन्होंने ऐलान कर दिया है और आगे जल्दी अभी जो संसद सत्र आता है उसमें ऐसा कर देते हैं, तो भी मसला तो ये रहेगा, क्योंकि साल भर से करीब साल भर ये आंदोलन चला है और इसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। तमाम तरह की ज्यादतियां उनके ऊपर की गई हैं। रास्ते में कील गाड़े गए, इनको आतंकवादी से लेके देशद्रोही कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, जाति संबंधी आरोप लगाए गए, सारे खटकर्म करने की कोशिश उन्होंने की। उसके बाद जब कामयाबी नहीं मिली तब इनको वापस लेना पड़ा है। तो मुद्दा तो ये फिर भी रहने वाला है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि ये जो कानून पारित हुआ था, ये भी मैं मानता हूं कि ये असंवैधानिक तरीके से पारित हुआ था, क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी संगठनों का बहुमत नहीं था। और जब वहां पर बात आई तो विपक्ष ने मतदान की, मत विभाजन की बात की थी, वोट ऑफ डिवीजन की बात की थी, मांग की थी। और विपक्ष का ये संसद की प्रक्रिया का अंश है, उसका प्रक्रिया में ये होता है कि अगर विपक्ष का कोई एक आदमी भी अगर बात उठा दे कि मत विभाजन होना चाहिए, तो फिर वो ध्वनि मत से पारित नहीं किया जाता। लेकिन जो समय स्पीकर बने थे, वहां पर जो सभापति थे, उन्होंने ये तय किया
कि नहीं देखिए अभी ये शोरगुल हो रहा है, अव्यवस्था मची है, इसलिए नहीं हो सकता, इसलिए हमने ध्वनि मत से पारित करा दिया। शोरगुल हो रहा था तो फिर उनको कार्रवाई रोकनी चाहिए थी, अगले दिन बुलाते, जो भी प्रोसेस होती थी, लेकिन बिना मत विभाजन के नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मत विभाजन की मांग हो रही थी। तो एक तो सरकार का नैतिक पक्ष इस बात से भी कमजोर था। तो बाकी ठीक है, आपको प्रस्ताव पारित किया, लेकिन जो उसमें असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई, उससे सरकार का नैतिक और संवैधानिक पक्ष काफी कमजोर था। दूसरा यह है कि देखिए, चुनाव में मसला ये इसलिए रहेगा कि इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी लगाई थी, और उसके बाद में चुनाव तभी हुए जब उन्होंने इमरजेंसी हटाई। जितने भी नेताओं को जेल में डाला था उन सबको रिहा किया गया। भारतीय जनता पार्टी वाले जो थे वो तो आज ज्यादातर इस समय भली मीसाबंदी की पेंशन ले रहे हों, लेकिन वो तो ज्यादातर माफी मांग के बाहर आ गए थे। लेकिन जो भी नेता पड़े हुए थे वो इमरजेंसी हटाने के बाद सारे नेता छोड़ दिए गए थे। बाकायदा सामान्य जिस तरीके से होता है उस तरीके से चुनाव प्रक्रिया हुई थी, लेकिन उन चुनावों में इमरजेंसी ही मुद्दा रही थी, और इमरजेंसी लगाने का जो नतीजा होना चाहिए था, जो वही नतीजा रहा। कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से सत्ता से बाहर होना पड़ा। केंद्र में पहली बार सत्ता से बाहर हुई थी कांग्रेस, इमरजेंसी के बाद ही हुई थी। जी ठीक है। तो इन्होंने महेंद्र जी, आ रहा हूं आपके लगाए पास, हैं और लंबे समय के बाद में लगाया, इनका असर आप मानते हैं, आप तमाम मानते हैं कि तरह इनका इसका असर दिखेगा इन कानूनों का और ये इस स्ट्राइक का, इस आंदोलन का? मेरे साथ रोहतक से रणवीर सिंह मेरे साथ रोहतक से जुड़े हैं, उनका पीछे संपर्क टूट गया था। रणवीर जी, स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। नमस्कार जी रणवीर जी। शमशेर जी, मैं दोनों मेहमानों का व आपके चैनल का और आपका बड़ा स्वागत करता हूं। जी। जो मलिक साहब ने और आपने यादव साहब ने कहा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी और नीयत में बड़ा फर्क है। इन्होंने राजनीति को ही बदल दिया है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, खाली कागजों में और ऐड देने में जोर लगा रखा है। कहीं पर भी कोई न विकास है न और कुछ है, सिवाय लूट के। देश में लूट मची हुई है। देश को बेचने का काम इन्होंने किया है। 15 लाख का वादा इन्होंने किया था, नोटबंदी में काले धन का वादा इन्होंने किया था, सर्विसों का वादा इन्होंने किया था, जमुना स्वस्थ करने का वादा इन्होंने किया था। आज तक कोई भी ये कह दे कि ये मुद्दा हमने किया है। जो 370 धारा हटाई है उसको हम मानते हैं कि ये काम ऐसा किया है जिसको कांग्रेस नहीं कर सकती थी। ये इन्होंने एक दम का काम दिखाया है। और कानून वापस लेने थे तो मलिक साहब वाली बात है, मीटिंग करते किसानों के साथ में, बातचीत करते, उससे इनकी अहमियत बढ़ती, और उसमें साथ ही एमएसपी को लागू करते तो बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं था। लेकिन अभी बीजेपी का जनाधार बिल्कुल खत्म हो चुका है। और बीजेपी ने जेजेपी को बिल्कुल खत्म ही कर दिया। जेजेपी को तो कोई आज से देखना ही नहीं चाह रहा था ऐसी हालतों की गाँव के अंदर। चलिए, शुक्रिया रणवीर जी, अपनी बात रखी आपने। मैं मलिक साहब आपसे एक बात पूछूंगा कि ये जो कानून वापसी के ऐलान की बात हो रही है, इसमें पंजाब पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। आपसे जानेंगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की नज़दीकी हमने देखी है पिछले कुछ समय से, उनकी बयानबाजी को हम देख पा रहे हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू के भी रुख को लेकर कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। और अकाली दल की बात हम करेंगे तो पुरानी यारी दोस्ती रही है, पुराने संबंध रहे हैं पार्टियों के, दोनों के एक साथ आए हैं वो। क्या इन कानून वापसी के ऐलान के बाद वहां के राजनीतिक समीकरणों पर कुछ फर्क पड़ेगा? आपने एक बात तो कही कि वहां पर जा सकते हैं, वहां पर खुद मोदी जा सकते हैं, लेकिन इसका कुछ असर पड़ेगा कि ये भी समझना चाहूंगा आपसे। देखिए शमशेर जी, वहां पर दो चीजें हमें देखनी होंगी। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोई बहुत बड़ा अपना जनाधार बना लेगी या वो सरकार बना लेगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो लंबा और पुराना जो उनके साथ सहयोगी दल रहा है प्रकाश सिंह बादल का, तो उसकी कहीं ना कहीं संभावना बनती है कि वो वापस आ सके, क्योंकि उसका तो विरोध यही था कि कृषि कानून वापस लिए जाएं, और कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, तो वो भी एक संभावना बनती है, हालांकि अभी दूर की कौड़ी है। दूसरा ये है कि जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर ने अपनी नई पार्टी बनाई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार मुख्यमंत्री रहते हुए भी अमरिंदर सिंह की मुलाकात जो है अमित शाह से दिल्ली में हुई थी, और उन्होंने चेताया था कि इस आंदोलन को अगर लंबा खींचते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है पंजाब में
बहुत नुकसान उठाएगी और देश में भी इसका खराब मैसेज जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस पे भी भारतीय जनता पार्टी भी विचार कर रही है और ये जो दोनों संभावनाएं हैं, मुझे कहीं ना कहीं इनमें कुछ दम नजर आता है। जी, दर्शक मेरे साथ दयानंद हैं चंडीगढ़ से। दयानंद जी, बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सर जैसे कि बीजेपी कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उनको शोभा नहीं देता। जैसे पीछे इलेक्शन हुए थे उसमें क्या पश्चिम बंगाल में जी, तो वहीं पे इतना अपना टाइम खराब किया। उन्होंने देश को संभालना चाहिए, ना कि जहाँ जिस स्टेट में वो इलेक्शन है वहीं पे जाके 2 मई आई दीदी गई। ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता सर जी। ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनको पूरे देश को देखना चाहिए, ना कि जिस देश में जिस प्रदेश में इलेक्शन है उसी प्रदेश में जाते हैं, और किसी प्रदेश में क्यों नहीं जाते इस टाइम। जी शुक्रिया दयानंद जी, आपने बात रखी, आपका अपना ये मंच है। महेंद्र यादव जी, ये भी कई बार सवाल उठता रहा है, जैसा कि अभी एक दर्शक बात कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो इस फैसले के नफ़े नुकसान की बात करेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बात करें, या फिर पंजाब में जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनकी बात करना चाहेंगे आपसे, समझेंगे आपसे कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या। जैसा आपने कहा कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार 19-20 का फ़र्क भी जो होता है वो जो सत्ता की चाबी होती है उसके मायने तय कर देता है, ये समझना चाहेंगे। देखिए, जिन भी राज्यों में चुनाव होना है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष के रूप में जो भी पार्टी ज्यादा मजबूत होगी वो इसका पूरा फायदा लेगी। जिसका संगठन होगा और जिसके अपने कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और जो फायदा उठाना चाहेगा, अगर बहुत आसान शब्दों में कहें कि जो फायदा उठाना चाहेगा उसको निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा। पंजाब की बात मलिक साहब ने बिल्कुल सही की कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा आधार नहीं रहा है, लेकिन और ये जो किसान कानून हुए हैं इसमें एक जो स्पष्ट नुकसान भाजपा को जो अब तक हुआ है वो पंजाब का ही हुआ है। भले ही इनका वहां पर कोई ऐसा आधार ना रहा हो, लेकिन ये अकाली दल के साथ में मिलकर एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना लेते थे और उनको उस तरीके से इसमें सत्ता में भागीदार होने का मौका मिल जाता था। लेकिन अकाली दल इन किसान कानूनों के कारण ही इनसे अलग हो गया और इस समय उनकी जो इमेज बन गई है, इससे अब उनको अभी नहीं लगता है कि कोई भी इनको और सहयोगी मिलने वाला है। अमरिंदर सिंह हो सकते हैं, लेकिन अमरिंदर सिंह का भी इतिहास ये रहा है कि एक बार पहले भी उन्होंने पार्टी अलग होकर बनाई थी, तो अलग होकर जब बनाई थी तो खुद की सीट पर इनको पूरे 1000 वोट नहीं मिले थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री रह चुके तो हो सकता है थोड़ी बहुत ताकत बनी हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि पंजाब का तो पंजाब भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से उम्मीद छोड़ ही देनी चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर फायदा हुआ है कि उनके भाजपा के लोग वहां पर चुनाव लड़ेंगे। जो नेता वहां पर जाते थे या पहले चुनाव हुए तो उनको लोग पकड़ के पिटाई करने लगते थे, मार पिटाई कर देते थे, कई जगह बदसलूकी कर देते थे, वो शायद ना झेलना पड़े, तो इतना फायदा उनको हो सकता है हो जाए। और जैसा कि आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री जब जाएंगे वहां पर तो अब मतलब वोट भले ही ना ले पाए, लेकिन वो ये अपने क्योंकि राष्ट्र के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो हर राज्य में प्रधानमंत्री को रैली करने के लिए अपना एक रुतबा दिखाने के लिए भी या औपचारिकता के लिए भी जाना पड़ता है। तो औपचारिकता के लिए ही सही अभी पंजाब में रैली करने जा सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। हाँ, जैसा आप कह रहे हैं। जी मलिक यादव साहब, मलिक साहब से छोटा सा सवाल करूंगा मैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल हो रहा था मलिक साहब कि वहाँ पर जो स्थिति है वह बहुत बेहतर स्थिति में इस वक्त नहीं है बीजेपी, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और इन कानूनों को वापस लेने के बाद वहाँ पर माहौल की बात हम करना चाहेंगे आपसे, किस प्रकार का माहौल बन सकता है, और अगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है या फिर सत्ता के आसपास पहुँचती है, या फिर विपक्षी जो राजनीतिक पार्टियां इस मसले को लेकर बहुत बेहतर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, उसमें चाहे कांग्रेस पार्टी है, सपा है या बीएसपी है, उन लोगों के सामने अगर मैं बहुत बड़े मुद्दे की बात करूं तो क्या यही था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या इससे माहौल बन सकता है? देखिए शमशेर जी, अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को 2017 और 2019 या 2014 की भी आप लोकसभा की बात करें तो बहुत अच्छा बहुमत, बहुत अच्छा मत प्रतिशत वहां पे मिला था। खासकर इसमें जो वहां का जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जाटों ने बढ़ चढ़ के वोट दिया था और उनका जो पारंपरिक
सियासी दल था राष्ट्रीय लोकदल, उसको भी उन्होंने 0 पे ला दिया था। जी। आज राष्ट्रीय लोकदल की एक भी विधानसभा सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इससे जाहिर होता है कि तमाम जाट लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़कर वोट दिया था, क्योंकि उसमें उस समय के भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह जी ने उनसे वायदा किया था कि जो जाटों का आरक्षण केंद्र से वापस हो गया था, हम उसको वापस दिलाएंगे और चौधरी चरण सिंह के नाम पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक कोष बनेगा, चौधरी चरण सिंह किसान कोष। उस तरह की कई सारी लोक लुभावनी घोषणा हुई थी। एक तो उसका भी नाराजगी अभी वहां के किसानों में और खासकर जाटों में है। दूसरा, अगर आप देखें कि जो वेस्टर्न यूपी का किसान है, खासकर जाट है, वो भी बहुत नाराज अभी है। उसमें कई सारी चीजें हैं कि पिछले 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए थे और लास्ट में आके जो है उन्होंने मात्र 25 रुपए बढ़ाए हैं। और दूसरा जो है, मैंने जो शुरू में बात की थी कि ये जो बिल हैं अभी, ये बिल वापस हो गए हैं, अभी किसान यकीन नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वेस्टर्न यूपी में बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इसका फायदा कौन सा विपक्षी दल वहां ले पाएगा, ये हमें देखना होगा, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी का भी बहुत ज्यादा दबदबा नहीं है। किसी चुनिंदा सीटों पे कांग्रेस के मजबूत दावेदार हैं, कहीं बसपा के हैं, कुछ सीटों पर समाजवादी भी है और लगभग अधिकतर सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल है। तो ये कैसे विपक्षी दल पढ़ पाएंगे, ये समय बताएगा, क्योंकि अभी गंगा में पानी बहने के लिए 3 महीने का समय है। तो 3 महीने में कई सारी चीजें बदलेंगी, हमें उसका इंतजार करना होगा। जी मलिक साहब, एक सिकंदर दर्शक है मेरे साथ हरियाणा से। सिकंदर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शमशेर जी। जी नमस्कार सिकंदर जी, कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, सर गरीबों का तो कोई मुद्दा उठा नहीं रहा है, डीएपी नहीं मिल रही है और किसानों को हरियाणा के अंदर किसानों का क्या मुद्दा है सर? लैंड में औरतें लगती है, उनको धक्का खाना पड़ता है। और आपने सिर्फ हरियाणा के अंदर जब पीछे इलेक्शन था, आपने कवरेज भी की थी लट गाड़ के। जी जी सिकंदर जी, आपको आपकी जानकारी के सर डीएपी नहीं देती है सर, इनका भी थोड़ा सा समाधान होना चाहिए ना महिलाओं का। बिल्कुल सिकंदर जी, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हम अक्सर इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करते रहते हैं और 2-4 रोज पहले अगर आप देखेंगे तो खाद को लेकर भी हमने चर्चा की है और नियमित तौर पर ऐसी चीजों को लेकर हम सरकार से सवाल करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने कहा तो इस मसले को हम एक आध रोज में फिर उठाएंगे, क्योंकि ये आम आदमी की समस्या है और डीएपी को लेकर वाकई में सरकार से सवाल करते हैं कि डीएपी है कहाँ। तो सरकार का ये कहना है कि डीएपी की किल्लत नहीं है, उसको बांटने में मैनेज करने में दिक्कत आ रही है। ये भी हम पूछते हैं कि आप लोग इसको मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आपका सवाल जायज है और इस सवाल पर बात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सिकंदर बातचीत के लिए, हमसे बातचीत की आपने। यादव साहब, एक बात आपसे मैं समझना चाहूंगा, ये कानून वापस तो ले लिए हैं, पहले कानून वापस नहीं लिए थे तब एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, अब ले लिए हैं तो भी कोई परेशानी खड़ी हो सकती है क्या? क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार जो बाकी और तमाम संगठन होते हैं वो इंतजार करते रहते हैं कि इस आंदोलन का हश्र क्या होगा, उसके बाद वो लोग अपनी तैयारियां करते हैं। उसको लेकर आपका क्या मानना है? देखिए, इसमें क्या है, सरकार ने जो शुरू में जो रणनीति बनाई थी वो यही थी, भारतीय जनता पार्टी ने और उनके जो आरएसएस के थिंक टैंक ने यही उसमें रणनीति बनाई थी कि आंदोलनकारियों को पहले तो उन्होंने सोचा था कि 26 जनवरी के आसपास ये बल प्रयोग करके इनको लाठीचार्ज वगैरह करके और इनको हटा देंगे। लेकिन उसके बाद में जो खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर में हुआ और भाजपा के एक विधायक ने पहुंच के वहां पर जिस तरीके से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, उसके बाद से रातों रात माहौल बदल गया था। उसके बाद से ही देखा जाए तो सही तरीके से राकेश टिकैत की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उसमें ज्यादा एंट्री हुई थी, है ना। लेकिन उसके बाद में फिर इसमें की बात यह है कि फिर भाजपा ने कहा, जो प्लान बनाया वो ये था कि इनको किसानों को बैठे रहने दिया जाए और उनको थकने दिया जाए। आंदोलन इतना लंबा चलता रहे कि धीरे 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 करके एक दिन अपने आप वहां पर लोग नहीं बचेंगे। जिस तरह का एक बार आप देख सकते हैं कि जो यूपीएससी के बाहर जो भारतीय भाषाओं को लागू करने वाला आंदोलन एक समय शुरू हुआ था, और बाद में वो बहुत लंबे समय तक अपना बोर्ड लगाए रहे, 2-4 लोग बैठे रहते थे कि भाई सबसे लंबा आंदोलन है और ये, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो गया। एक समय वहां पर प्रधान वीपी सिंह भी, पूर्व राष्ट्रपति जेल सिंह, वो सब लोग भी उसमें बैठे थे, यानी ठीक ठाक आंदोलन चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब वो खत्म हो गया। तो उस तरह की रणनीति इन्होंने अपनाई थी, लेकिन उस तरीके की रणनीति इनकी कामयाब हो नहीं पाई, क्योंकि वो किसान पूरी ताकत से अपने साथ में लगे रहे, अपना एकजुटता बनाए रखी। और भाजपा को जो सबसे ज्यादा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर नुकसान पहुंचाने वाली बात हुई कि जो सांप्रदायिक बंटवारा इन्होंने कर दिया था पिछले चुनावों में, जिसका उन्होंने फायदा लिया, वो सांप्रदायिक बंटवारा
जो वो वापस वो मेलजोल में बदल गया। तो इस तरीके से इनकी ये रणनीति वहां पर कामयाब हो नहीं पाई जी। तो फिर अब इन्होंने आखिरी विकल्प के रूप में ये सोचा है कि भाई अब नुकसान तो जितना होना था वो हो ही गया है, लेकिन अब कम से कम आगे और नुकसान ना हो या नुकसान कम से कम हो, उसकी पॉलिसी के तहत उन्होंने ये वापस लेने की कोशिश की है। और जैसा कि मलिक साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होगी, ये सही है समाजवादी पार्टी वहां पर उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है और काफी लंबे समय से देख भी रहे हैं दोनों दलों में, राष्ट्रीय लोकदल में और समाजवादी पार्टी की बीच में, इन दोनों के बीच में तालमेल होना है। तो जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी मजबूत नहीं होगी वहां पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगी। ठीक है। और बसपा की स्थिति तो ठीक ठाक है ही, कुछ सीटों पर कांग्रेस भी हो सकती है, तो उसमें कोई ऐसी बहुत ज्यादा स्थिति नहीं होगी और जो भाजपा को हराने की स्थिति में होगा ज्यादातर वोट उसको वहां पे मिलेंगे और भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहीं नुकसान होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही होगा। जी यादव साहब, चलिए मलिक साहब, यादव साहब आपका इस खास चर्चा में सवाल आपका में आप लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार और इस खास मुद्दे पर आप लोगों ने बातचीत भी की, दर्शकों के सवालों को भी सुना, उनके जवाब देने की भी आपने प्रयास किया। तो आज हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि मास्टर स्ट्रोक था, ये राजनीतिक स्ट्रोक था, विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा है कि नहीं बचा है, और पंजाब की चाहे बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जिन जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर इसका असर क्या पड़ेगा। हालांकि अभी 3 महीने बाकी हैं, लगभग 3 महीने का वक्त बचा हुआ है चुनाव को होने में इन 5 राज्यों में, और हिंदुस्तान की या फिर किसी भी समाज की एक सोच होती, फितरत समझिए कि हम लोगों में भूलने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। अब सरकार ने ऐलान तो कर दिया है कि कानूनों को वापस हम लेंगे, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये वापस होंगे, इसके लिए प्रधानमंत्री ने भी कहा है पूरी तरह से वापस हो जाएंगे। और दूसरा, एमएसपी की गारंटी कानून को लेकर किसान बात कर रहे हैं, तो क्या इस पर भी कुछ काम होगा कि नहीं होगा, इस पर भी किसानों की नज़र बनी हुई है। तो अभी वापस तो नहीं जाएंगे, आ चुका उनकी तरफ से, लेकिन अब ये जो कह दिया पीएम ने, इससे कहीं ना कहीं उन किसानों को जो इस आंदोलन से प्रत्यक्ष तौर पर नहीं जुड़े हुए थे या अप्रत्यक्ष तौर पर थोड़ा बहुत इसमें अपनी हिस्सेदारी समझ रहे थे, उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अच्छा कदम ही उठाया है, तो थोड़ा बहुत जो कुछ नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई करने की कोशिश यहाँ से कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। लेकिन अभी चुनाव होने में वक्त बचा हुआ है, देखना पड़ेगा कि कौन सी पार्टी किसके साथ जाती है। और ये भी देखा जाता है कि जब कोई चुनाव होता है तो उसमें जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्रवाद, ये सब चीजें हावी हो जाती हैं। अब इनको लेकर कौन सी पार्टी किस तरीके से रणनीति बनाएगी, इस पर भी नजरें रहेंगी। और जहां तक पंजाब की बात है, वहां पर कानूनों को लेकर सबसे ज्यादा विरोध था। वहां पर जैसे कि हमारे आज एक्सपर्ट लोग थे, उनका कहना था कि वहां पर बीजेपी के लिए जाना आसान हो गया है, वहां पर चुनाव को लेकर रणनीति बनाना आसान हो गया, ये उनके लिए वहां पर फायदे का सौदा साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिलहाल आप भी नजर बना के रखिए, देखते रहेंगे कि आने वाले कुछ समय में होता क्या है, और इस महीने के आखिर में जो सत्र शुरू होगा उसमें कानून वापसी के बाद जो निर्णय लिया गया है वापस होंगे, उसके बाद क्या परिस्थितियां बनेगी, इसको हमें देखना होगा। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।